नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम जोसेफ कॉनराड की एक बहुत ही मशहूर लेकिन उतनी ही कॉम्प्लेक्स नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस की दुनिया में उतरेंगे। चलिए इसके शुरुआती हिस्सों को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक नदी के सफ़र के बारे में नहीं, बल्कि इंसानियत के अंधेरे कोनों में झांकने और उस पर्दे के पीछे की सच्चाई को देखने के बारे में है जिसे हम सभ्यता कहते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब कोट से। आपको लगेगा ये किसी जंगल के लिए है, पर नहीं, ये लाइन लंदन के लिए कही गई थी। कहानी का मेन स्टोरी टेलर है मार्लो, जो अपने दोस्तों को थेम्स नदी पर एक जहाज पर बैठकर बताता है कि उनका ये महान शहर, जो आज सिविलाइजेशन का सेंटर है, वो भी कभी एक अंधेरी, अनजान और एक बारबर जगह थी। कम से कम उन रोमन्स के लिए जो यहाँ पहली बार आए। और यहीं से हमारी कहानी का फ्रेम सेट हो जाता है। मतलब एक कहानी के अंदर एक और कहानी। एक नरेटर है जो हमें मार्लो के बारे में बता रहा है, और फिर मार्लो अपनी कहानी सुनाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्लो हमें सिर्फ एक एडवेंचर की कहानी नहीं सुनाने वाला। वो हमें ये फील कराएगा कि ये जो सिविलाइजेशन का पर्दा है ना, ये कितना पतला होता है, और इसके नीचे जो असलियत छिपी है वो कितनी भयानक हो सकती है। मार्लो आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहता है। वो कहता है कि जब एक कल्चर, एक देश दूसरे की जमीन पर कब्जा करता है, तो वो असल में बस लूटपाट और हिंसा होती है। उसको सही ठहराने वाली चीज, वो कहता है, सिर्फ एक आइडिया हो सकती है, एक नेक इरादा, जैसे कि हम उन लोगों तक सिविलाइजेशन या प्रोग्रेस पहुंचा रहे हैं। ये जो रिडीमिंग आइडिया है ना, ये उन्हें बस खुद को ये यकीन दिलाने में मदद करता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये धोखा पूरी कहानी में बार बार सामने आएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्लो आखिर अफ्रीका पहुंचा कैसे? उसके इस अजीब से सफर की धुन कैसे लगी और इसकी शुरुआत हुई कैसे? तो इसकी शुरुआत होती है मार्लो के बचपन के एक जुनून से। उसे मैप्स देखना बहुत पसंद था, खासकर अफ्रीका के नक्शों पर वो जो खाली जगह थी, वहाँ एक बड़ी सी नदी थी जो एक कुंडली मारे सांप जैसी दिखती थी, और उसे हमेशा से लगता था कि वो जगह उसे बुला रही है। फिर अपनी एक आंटी की मदद से उसे एक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी में स्टीम बोट कैप्टन की नौकरी मिल गई। पोजीशन खाली इसलिए हुई क्योंकि पिछले कैप्टन फ्रेस्लेवन को वहां के लोगों ने मार दिया था। और वजह सिर्फ 2 मुर्गियों के ऊपर एक झगड़ा। कंपनी के हेडक्वार्टर्स जाने पर मालो को एक अजीब सा एहसास होता है। वो उस शहर को व्हाइटेड सेपल्कर कहता है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी कब्र जिसे बाहर से तो सफेद रंग से पूरा सुंदर बना दिया गया हो, लेकिन अंदर अंदर वो मौत, सड़न और हड्डियों से भरी हो। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफॉर है उस कंपनी के लिए, जो बाहर से प्रोग्रेस और ट्रेड की बातें करती थी, पर अंदर से बिल्कुल खोखली और मौत का सामान थी। उस कंपनी के ऑफिस में उसे और भी अजीब और डरावने इशारे मिलते हैं। 2 औरतें काला ऊन बुन रही हैं, बिल्कुल उन फेट्स की तरह जो पुरानी कहानियों में इंसानों की किस्मत बुनती थीं। एक अजीब सा डॉक्टर उसके सर का नाप लेता है, ये स्टडी करने के लिए कि अफ्रीका जाकर उसके दिमाग में क्या बदलाव आएंगे। वो पूछता है, क्या आपके परिवार में कोई पागलपन की हिस्ट्री है? और सलाह देता है, बस शांत रहना। ये सब आने वाले खतरे और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की तरफ इशारे हैं। तो अब मार्लो यूरोप के इस अजीब दिखावे को पीछे छोड़कर अफ्रीका पहुंच चुका है, कंपनी के आउटर स्टेशन पर। और यहाँ उसे कॉलोनियलिज्म की पहली और भयानक झलक मिलती है। स्टेशन पर पहुंचते ही मार्लो को लगता है जैसे वो डांते के इन्फर्नो की तरह नर्क के किसी हिस्से में आ गया है। हर तरफ बर्बादी का मंजर है। बेवजह पहाड़ों पर ब्लास्टिंग हो रही है, टूटी फूटी मशीनरी हर जगह पड़ी है। ये प्रोग्रेस तो बिल्कुल नहीं लग रहा, ये एक बेमतलब की पागलपन भरी बर्बादी लग रही है। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो इस कहानी के दिल को दिखाता है। एक तरफ मार्लो पेड़ों के नीचे एक झुंड देखता है जिसे वो ग्रोव ऑफ डेथ कहता है। यहाँ बीमारी और भूख से मर रहे अफ्रीकन मजदूर हैं, ब्लैक शैडोज ऑफ डिजीज एंड स्टार्वेशन। और ठीक उसी जगह दूसरी तरफ है कंपनी का चीफ अकाउंटेंट। वो बिल्कुल साफ सुथरे स्टार्च्ड सफ़ेद कपड़ों में बैठा है, और उसके अकाउंट्स बिल्कुल एप्पल पाई ऑर्डर में हैं, जैसे जैसे आसपास के इस नरक से उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। इस चीफ अकाउंटेंट से बात करते हुए मार्लो को पहली बार एक नाम सुनने को मिलता है। एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे उसकी इस यात्रा का मकसद, उसका जुनून बन जाएगा। मिस्टर कर्ट्स। अकाउंटेंट कर्ट्स के बारे में कहता है कि वो एक रिमार्केबल पर्सन है। पर क्यों? क्योंकि वो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा हाथी दांत यानी आइवरी भेजता है। इतना ज्यादा जितना बाकी सारे एजेंट्स मिलकर भी नहीं भेज पाते। यहाँ कर्ट्स की पहली पहचान उसकी एफिशिएंसी से है। जैब मार्लो आगे सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है तो वहां का मैनेजर भी कर्ट्स की तारीफ करता है।
वो उसे कंपनी का सबसे अच्छा एजेंट बताता है। लेकिन मार्लो को मैनेजर की बातों में तारीफ के साथ साथ एक बेचैनी, एक जलन भी महसूस होती है। वो कर्ट्स से जैसे डरता भी है। फिर वहाँ एक ब्रिक मेकर है जो असल में मैनेजर का जासूस है। वो कर्ट्स को एक प्रोडिजी कहता है। वो कहता है कि कर्ट्स यहाँ सिर्फ आइवरी के लिए नहीं आया, बल्कि वो तो दया, विज्ञान और प्रोग्रेस फैलाने के लिए भेजा गया एक दूत है। देख रहे हैं आप, कर्ट्स अब सिर्फ एक एजेंट नहीं बल्कि उस रिडीमिंग आइडिया का सिंबल बनता जा रहा है। तो आखिर ये मिस्टर कर्ट्स है कौन? हर कोई उसके बारे में अलग अलग बातें कर रहा है। कोई उसे एक सुपर एफिशिएंट एजेंट मानता है, तो कोई एक महान इंसान। लेकिन वो है कहाँ, ये कोई नहीं जानता। मार्लो के लिए वो अब एक इंसान कम और एक अफवाह, एक रहस्य ज्यादा लगने लगता है। महीनों के इंतजार के बाद मार्लो की स्टीम बोट आखिर ठीक हो जाती है और अब वो उस सांप जैसी नदी में आगे बढ़ता है, अंधेरे के दिल की तरफ। उस रहस्यमयी मिस्टर कुर्ट्स को ढूंढने निकल पड़ता है। नदी का ये सफर सिर्फ आगे बढ़ना नहीं था, ये तो समय में पीछे जाने जैसा था। मार्लो को ऐसा लगने लगता है जैसे वो धरती के उस युग में जा रहा है जब इंसान नहीं थे, जब सिर्फ घना जंगल, जानवर और एक अजीब भारी सन्नाटा था। ये सफर सिविलाइजेशन से दूर, नेचर के अपने आदि रूप की तरफ था। और इस सफर का माहौल कैसा था? हर तरफ एक अजीब भारी सन्नाटा था। एक ऐसा जंगल जिसके अंदर देखना भी मुश्किल हो। ये शांति सुकून वाली नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत की थी जो चुपचाप आपको देख रही है। रात में दूर से ढोल की आवाज़ें आती थीं। इस पूरे माहौल में इंसान खुद को बहुत छोटा, अकेला और बिल्कुल खोया हुआ महसूस करता है। जैसे जैसे वो कर्ट्स के स्टेशन के पास पहुंचने वाले होते हैं, सफर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक सुबह जब घना कोहरा छाया हुआ था, उनकी बोट पर अचानक हमला हो जाता है। जंगल के अंधेरे से उन पर तीरों की बौछार होने लगती है। कहाँ से आ रहे हैं, कौन चला रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। बोट पर जो पिलग्रिम्स थे वो डर के मारे अपनी बंदूकों से जंगल में बस अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इसी हमले के बीच मार्लो का अफ्रीकन हेल्म्समैन जो बोट चला रहा था, एक भाले से मारा जाता है। वो ठीक मार्लो के कदमों में आकर गिरता है और मार्लो के जूते उसके खून से भर जाते हैं। अब तक का ये जो अनजाना सा खतरा था, वो अचानक बहुत रियल, बहुत पर्सनल हो जाता है। अपने हेल्म्समैन की मौत को देखकर मार्लो को अचानक एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि इतने खतरनाक इलाके में, जिसके लिए वो ये पूरा सफर कर रहा था, वो आदमी मिस्टर कर्ट्स भी अब तक जरूर मर चुका होगा। एक पल में उसकी पूरी यात्रा का मकसद जैसे बेमतलब हो जाता है। उसे कर्ट्स के मरने का दुख नहीं, बल्कि उसकी आवाज को ना सुन पाने का अफसोस होता है। हमारा ये एक्सप्लेनर यहाँ एक अजीब मोड़ पर आकर रुक जाता है। हेल्म्समैन मर चुका है, कर्ट्स के भी मरने का पूरा अंदेशा है। तो आखिर इस नदी के अंत में क्या है? वो महान आदमी जिसके किस्से सब सुनाते हैं, या सिर्फ एक गहरा, भयानक और सब कुछ निगल जाने वाला अंधेरा? इसका जवाब जानने के लिए आपको ये अद्भुत किताब पढ़नी होगी। ऐसे ही और लिटरेरी वर्क्स के गहरे एनालिसिस और एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।